सभी दोस्तों मित्रों को राम राम, नमस्कार। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हमने इससे पहले भूगोल के 2 क्लास में महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस महाद्वीप में कितने देश आते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भूगोल की 3rd क्लास में आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। भूगोल की 3rd क्लास में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो इनको जानना भूगोल पढ़ते समय बहुत ही जरूरी होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो गोलाकार पृथ्वी हम साधारण शब्दों में बोलते हैं, परंतु इसकी भूगोल की दृष्टि से अगर हम पृथ्वी के आकृति की बात करें तो जियोड, तो जियोड है वास्तविक रूप से पृथ्वी की आकृति अगर हम भूगोल में समझे तो, लेकिन गोलाकार अंडाकार हम इसको साधारण शब्दों में बोलते रहते हैं। तो पृथ्वी, इसी पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान को जानने के लिए, उन स्थानों को निर्धारित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनको इसीलिए खींचा गया है कि पृथ्वी के किसी भी भाग में किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की सतह को 2 समान बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? कि पृथ्वी की सतह को पश्चिम से पूर्व 2 समान बराबर भागों में बांटने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश है या भूमध्य रेखा है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारी जो गोलाकार पृथ्वी है जिसकी आकृति जियोड है, इसके 2 ध्रुव हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश क्या होता है। कि पृथ्वी की सतह को 2 समान बराबर भागों में बांटने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन कहलाती है। तो अक्षांश रेखाएं होती है वो इस प्रकार एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल होती है, उनके बीच की दूरी होती है वो समान होती है। पृथ्वी पर किसी भी 2 अक्षांशों के मध्य जो बीच की दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर और 2 अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोला जाता है कटिबंध। कटिबंध या जोन, जो भी नाम उचित लगे। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, जैसे ये अक्षांश और ये अक्षांश, इन अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो है 111 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव से तक और भूमध्य रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अक्षांशों के बीच की दूरी है वो समान रहती है 111 किलोमीटर। और उस 2 अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है कटिबंध या जोन। इसी प्रकार हम बात करें कि भूमध्य रेखा से जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर भूमध्य रेखा से
23.5 डिग्री उत्तर की ओर एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आप सभी को पता है कि जो भारत है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर लाइन विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहां पढ़ा था कि एक क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से बात करें तो सबसे पहले इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। ब्राजील के बारे में हमने पढ़ा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है और कॉफी या कहवा उत्पादन के लिए ब्राजील को जाना जाता है। तो इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील, इन 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके सामने जो दक्षिणी अमेरिका है, उसी के सामने हमने पढ़ा एक महाद्वीप कौन सा था, जिसको हम कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं और ये एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे भूमध्य रेखा, बात करें भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या कर्क रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो है मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप के बीच से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन हम बात कर रहे थे अक्षांश रेखा कि वो 13 देशों से गुजरती है, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा पहले यहाँ पर एक द्वीपीय देश आता है, वो है सांटोस। इसके बाद सांटोस के बाद अगर हम बात करें तो गेबोन के बाद बात करें तो कांगो एक है गणराज्य और एक कांगो दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक। दोनों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है। सांटोस, जो बात करें गेबोन और कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक लोकतांत्रिक। इसके बाद हम बात करें कि इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सांटोस, गेबोन और कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक। तो इसके बाद आता है केनिया, फिर आता है युगांडा और सोमालिया। ये जो 7 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जिनसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। तो हमने पढ़ा है इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीनों हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश। अब अफ्रीका के पूर्व में हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
ये कौन सा था? एशिया। तो एशिया महाद्वीप के भी जो 3 देश आते हैं जिनसे जो 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप के आता है एक तो इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। ये जो 3 देश हैं वो हैं एशिया महाद्वीप के। तो भूमध्य रेखा जो कितने देशों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। तो याद रखना 13 देशों से। किन किन देशों से? इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, सांटोस, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, केनिया, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, जिसमें ये 3 देश हैं। इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं, जबकि 7 देश सांटोस, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, केनिया, युगांडा और सोमालिया ये हैं अफ्रीका महाद्वीप के। और 3 देश हैं इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, ये हैं एशिया महाद्वीप के। तो इसी से क्या है, जो हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा विश्व के लगभग 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। परंतु हमारे लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो भारत के संदर्भ में है। कि भारत के संदर्भ में देखिए कैसे कि ये जो हमारा भारत है, इस भारत के मध्य से जो एक रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से, ये जो भारत है, भारत के 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। तो देखिए सभी मैप में कि भारत के किन किन राज्यों से, पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी, वो भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो 13 देशों से होकर गुजरती है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों की बात करें तो यहाँ पश्चिम में गुजरात के बाद यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड। मैं यहाँ दूर दूर लिख देता हूँ सभी कि गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, फिर पश्चिमी बंगाल 6 और त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इन 8 राज्यों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 राज्यों से जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के संदर्भ में याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो 3 ये देकर चौथा कोई ऑप्शन जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती वो आ जाता है, या भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है तो 3 कोई और राज्य देकर चौथा यहां से आ जाता है। किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मकर रेखा की, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा।
मकर रेखा है, ये विश्व के लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। तो अगर हम बात करें कि कर्क रेखा 18 देशों से, जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है वो 13 देशों से, और मकर रेखा है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से। तो हम पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो उत्तर और दक्षिण, ये जो बीच का क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाला, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, जिस कारण क्या है, यहाँ पर हमेशा तापमान ज्यादा रहता है, और तापमान ज्यादा रहता है जिस कारण इसको टोरिड जोन कहा जाता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर आते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसी प्रकार 23.5 डिग्री ऊपर 45 डिग्री, 66.5 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर 45 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। हालांकि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये भाग और ये भाग दोनों, इस भाग और इस भाग को देखते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस प्रकार इस भाग और इस भाग भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये भाग भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 और 90 कितने हो जाते हैं, 180। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। लेकिन भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है 0 डिग्री, तो प्लस इसको एक और जोड़ लेंगे तो टोटल कितने हो गए, 181। परंतु आप याद रखना कि जो पृथ्वी उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, ये रेखा नहीं है, नामात्र इस तरह बिंदु के रूप में इनको माना गया है। इसलिए इनमें से 181 में से -2 कर देंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। तो अगर कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो है 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179, क्योंकि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है ये मात्र रेखा न होकर क्या है, बिंदु है, पोल है दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो पृथ्वी के दो छोर नहीं है, बिंदु है। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हम बात करें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, हमने पढ़ा कि 111 किलोमीटर। एक ये अक्षांश है, एक ये अक्षांश है। इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक एक समान रहती है, कितनी, 111 किलोमीटर। और उस बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उस बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध या कहते हैं जोन। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और उस बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है। दो अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र होता है या जोन कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से नॉर्थ और साउथ की तरफ हमने पढ़ा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां से प्रश्न आता है जो बड़े दिन, छोटे दिन या सूर्य एक बार उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वो सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्षांश और देशांतर के बारे में ही रहेगा। तो ये अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए खींची गई थी। तो हम अगर जानना चाहें कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर भारत कहाँ है, तो हमने अभी पढ़ा
कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, ये जो हमारा, ये जो भारत है, इसके मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। ये अभी हमने पढ़ा है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में तो नहीं है, भारत में उत्तरी गोलार्ध में, परंतु उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है, कि पश्चिम की ओर है या पूर्व की ओर है, वो भी हमारा इसी में आगे से स्पष्ट हो जाएगी बातें कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या बोलते हैं 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, या एक इसका तीसरा नाम जो बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री देशांतर क्या है या 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है? तो देखिए, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से जाकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है। इस प्रकार आप सभी ने ग्लोब देखा होगा कि ग्लोब पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसको 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो देशांतर रेखाएं इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर आपस में एक दूसरे में जो है मिल जाती है। तो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, अगर हम बात करें इस भाग और इस भाग के बीच की दूरी, यहाँ भूमध्य रेखीय भाग में तो अधिक है, लेकिन जैसे जैसे इसे उत्तर की ओर जाते हैं या जैसे जैसे इसे दक्षिण की ओर आते हैं तो बीच की दूरी क्या हो जाती है? 0, आपस में मिल जाती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव के पास अक्षांश जो देशांतर मिल जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी औसत दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है, गोरे नाम से। तो देशांतर रेखाएं, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पश्चिमी भाग में 180 देशांतर है। देखिए कि हमने अभी पढ़ा कि ये भाग और ये भाग कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90। ये भाग और ये भाग भी कितने का? 90 का। और ये भाग भी 90 का। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 90-90 के 4 एंगल बन रहे हैं। तो टोटल कितना होता है? 360। हालांकि क्या है कि हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी की परिधि है वो कितने डिग्री पर घूमती है? 360 डिग्री पर घूमती है। 360 डिग्री से अधिक का एंगल अब हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं बनता। तो इसी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है 80 देशांतर। तो 180 और 180 दोनों तरफ से 180 देशांतरों का प्रतिनिधित्व करने के कारण इस रेखा को कहा जाता है 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसी के साथ साथ आगे उसका दूसरा नाम है
GMT। GMT क्या है? GMT है ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मीन टाइम, इस पर पूरे जो हमारी पृथ्वी का टाइम टेबल है वो सेट किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है उसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया है? टेढ़ा मेढ़ा करने के भी कुछ कारण है। तो देखिए, जो GMT रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर सन 1884 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसके तहत पूरे जो पृथ्वी है उसके टाइम इसी समझौते के आधार के ऊपर सभी देशों को मानना अनिवार्य किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता सन 1884 में हुआ, जो वहां पर ये GMT रेखा निर्धारित की गई जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है उसके बिल्कुल ये रेखा मध्य से गुजरती है। तो आज कोई भी देश का वर्ल्ड में जो है, चाहे भारतीय है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे कनाडा, चाहे चीन है, सभी देश हैं वो इस GMT के ऊपर निर्धारित मानक समय को मानकर अपने अपने देश का जो टाइम टेबल है वो सेट किया हुआ है। तो देखिए, जो GMT लाइन है उसको 4 बार मोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ये जो रेखा है इसके सीध में इस प्रकार ये रेखा है, इसके सीध में मान लो ये कोई द्वीप आ गया, द्वीप के पश्चिमी भाग में अलग टाइम होता है, पूर्वी भाग में अलग टाइम होता है, या पश्चिमी भाग में अलग दिन होता है और पूर्वी भाग में अलग दिन होता है। इन सभी को इस प्रकार की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया, ताकि इस रेखा के सीध में आने वाले बहुत सारे प्रशांत महासागर में आने वाले जो द्वीप हैं वो उनमें या तो वो पश्चिम वाले टाइम जोन में शामिल हो या फिर वो पृथ्वी के पूर्व वाले टाइम जोन में शामिल हो। तो जो GMT रेखा है उसको इस प्रकार यहाँ बेरिंग सागर, फिर आगे रूस, जो इधर रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, इधर बेरिंग सागर है, और इसी प्रकार नीचे बात करें तो अलास्का, हवाई द्वीप, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, यहाँ कई जो हम बात करें तो वहाँ इसको 4 बार मोड़ा गया है। सबसे ऊपर बात करें तो रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, उसके बाद अलास्का, हवाई द्वीप, ये जो है क्षेत्र एक दूसरे के आमने सामने है। उससे नीचे बात करें तो फिजी के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन स्थानों पर इस रेखा को है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको हम कहते हैं GMT, इसको मोड़ा गया है। मोड़ने का कारण है कि मान लो ये रेखा है, इसके बीच में कोई देश या द्वीप आता है तो इसके पश्चिम वाला भाग और पूर्व वाले भाग में
अलग अलग टाइम जोन न बने, इसके लिए एक ही टाइम जोन बने, इसलिए इस रेखा को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो हम बात करें पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो सबसे अधिक टाइम जोन है वो रूस में है 11। रूस में सबसे अधिक, जिस देश का देशांतरीय विस्तार यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जिसकी लंबाई अधिक होगी उस देश में टाइम जोन अधिक होगा, क्योंकि टाइम वो देशांतरों के आधार पर सेट किया गया है। तो रूस में 11 टाइम जोन है। उसके बाद बात करें यूएसए, कनाडा, इनमें भी 5-5 टाइम जोन है। रूस यूएसए और कनाडा में। तो रूस में सबसे अधिक 11 टाइम जोन है। अगर हम बात करें भारत की, जो हमारा भारत है, भारत के अंदर एक ही मानक समय है। भारत में एक ही मानक समय है और कोई भी देश है उसका मानक समय किसके ऊपर आधारित है? उसका मानक समय जीएमटी पर आधारित है। तो जीएमटी से पूरे देश जो है अपना मानक समय तय करते हैं। इसके साथ साथ कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व क्या करती है? पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसी कारण पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा है। हम वो बात बाद में करेंगे कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते समय उसको लगभग 24 घंटे का समय लगता है और पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि जो भी देश इस भूमध्य रेखा के पश्चिम में है वहां पर क्या होता है? वहां पर टाइम हमेशा पीछे होता है और जो देश इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है वहां पर टाइम जोन हमेशा क्या होता है? आगे होता है। कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति का लाभ मिलता है। मान लो कोई भी यात्री यहां इस भाग से चलता है, इस भाग से चलता है, मान लो ये पश्चिमी भाग है, यहां से संडे को चला और जब वो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेगा तो वो कितने देशांतर पार कर लेगा दोस्तों? यहां से चलेगा तो यहां तक कितने देशांतर पार कर लेगा? 180 देशांतर पार कर लेगा। तो 180 देशांतर पार कर लेगा। एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट। तो कितने मिनट हो गए टोटल? 180 गुणा 4 720। 720 क्या है? 720 मिनट को अगर मैं लिखूं 12 घंटे तो गलत नहीं है, सही है। 720 मिनट के कितने घंटे बनते हैं? 12 घंटे। तो देखिए आपको किसी भी स्थान का टाइम निकालना आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो जो जीएमटी पर आधारित हो। जैसे मान लो आपसे पूछे कि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे, कि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे, तो भारत में क्या, भारत में कितने बजे होंगे? भारत में कितने बजे होंगे? तो
हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी संपूर्ण कितना घूर्णन करती है? 360 डिग्री। और कितने समय में करती है? कितने समय में करती है? 24। तो कितना आ जाता है? 15। 15 क्या है? डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। तो जो हमारी पृथ्वी है 15 डिग्री, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री को पार करने में 4। तो 15 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाता है? 60। ये 60 क्या है? मिनट है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो हमारी पृथ्वी कितने समय में पूरा चक्कर करती है? 24 घंटे में। तो किसी भी स्थान को हम जो निर्धारित करते हैं वो जीएमटी के साथ उसको जोड़कर देखा जाता है कि वो भाग पीछे है या जीएमटी से आगे है। जैसे बात करें कि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे है, तो भारत का मानक समय है, आपको पता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में ये देशांतर है और इस देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 328, साढ़े आधा ऊपर हो रहा है, तो प्लस 2 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 330 मिनट। ये क्या है? 330 मिनट। 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। तो भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगर जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे है तो भारत में कितने बजे होंगे? शाम के 5:30 बजकर पीएम होगा। ठीक है। एएम पीएम ये भी उसी के आधार पर निकाला जाता है। अगर ये पीछे का पूछ लेते तो जीएमटी से हम 5.5 घंटे पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय को जोड़ देते हैं। अगर हम यही बात पूर्व से पश्चिम की ओर जाते करें तो क्या कर देते हैं? हमें 4 मिनट एक देशांतर पार करने पर माइनस कर देते हैं या माइनस हो जाता है। तो कोई भी यात्री पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेगा तो उसको 720 मिनट या 12 घंटे की क्या होगी? हानि होगी। और कोई भी यात्री अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो उसको 12 घंटे का क्या मिलेगा? लाभ। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहलाती है और जिसको जीएमटी रेखा भी कहते हैं, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का टाइम टेबल है वो सेट किया गया है। तो हमने पहले अक्षांशों के बारे में पढ़ा कि अक्षांश हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इससे आपको पता चल गया कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। फिर हमने पढ़ा कि देशांतरों के बारे में कि 0 डिग्री देशांतर भारत का मानक समय है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी हमने पढ़ा है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इससे में पता चल जाता है कि भारत कर्क रेखा उत्तर में है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि 8 राज्यों से गुजरती है। और जो 0 डिग्री देशांतर है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो हमें पता चल जाता है कि भारत किस ओर है? पूर्व में। तो इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है? इस पृथ्वी पर भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत इस पृथ्वी पर। तो मैंने आपको शुरू में यह बताया था
कि जो अक्षांश और देशांतर वो इसीलिए निर्धारित किए गए हैं कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को निर्धारण करने के लिए, जैसे इस पृथ्वी पर हमने जाना कि हमारा देश भारत कहाँ है, तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता चल गया कि हमारा भारत है वो पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और इसी भारत में हम जानना चाहें अपना राज्य हरियाणा, तो भी हम इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जान सकते हैं। और हम जाएं कि भारत किस महाद्वीप में है, तो वो भी हमें पता है कि किस में, एशिया में। तो अक्षांश और देशांतर ऐसी इमेजिनरी लाइन थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये सभी इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी पर स्थानों को निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर का ये टॉपिक जो कंप्लीट होता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो कमेंट के जरिए आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। परंतु अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब या बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आज के लिए थैंक यू।